गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपका फिजिकल का क्लास होगा। वही सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5 याद होगा। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के गुण के बारे में पढ़। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन का अनेक प्रॉपर्टीज होता, अनेक गुण होता, और ये जो अनेक गुण होता कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो उसी में से एक प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में हम डील किए थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखे थे कोलाइडल सॉल्यूशन के। एक प्रॉपर्टी पर चर्चा हम लोग किए थे, वो था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को हम लोग डिटेल से देखे थे, याद आ रहा है ना। वो टिंडल प्रभाव की बात हम लोग किए थे और आप सीखे थे टिंडल प्रभाव में क्या था। जब कोलाइडल घोल से प्रकाश के किरण को पुंज को गुजारते हैं, तो उसमें जो डीपी के कण होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन होता है। तो डीपी के कण के द्वारा प्रकाश के कण का जो प्रकीर्णन होता है, तो इसी घटना का नाम हम लोग रखे थे टिंडल प्रभाव, जिसका कंसेप्ट देने वाले टिंडल साहब थे। तो था टिंडल प्रभाव। तो उसको डिटेल से हम लोग पढ़ लिए। अब चलते कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरा भी प्रॉपर्टी आपको बताए थे, अनुसंख्यक गुण। याद कीजिए, अनुसंख्यक गुण क्या था। अनुसंख्यक गुण उस गुण को कहते थे जो केवल घोल में उपस्थित कण की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे याद कीजिए, बोले थे यूनिट 2 में जब जाएंगे तो इस बात को पुनः हम लोग डिटेल से पढ़ें। अभी तो केवल यूज किए। तो दो प्रॉपर्टी आपको हम बता दिए थे, एक अनुसंख्यक गुण, दूसरा बताए थे टिंडल इफेक्ट, और तीसरा लिखे थे कोलाइडल घोल का रंग। तो चलिए हम नंबर 3 में आते हैं। तो सभी बच्चे नंबर 3 लिखेंगे। लिखिए CS का रंग। CS का रंग, कलर ऑफ CS। कहते CS का रंग, कलर ऑफ CS। तो अब देखिए, अलग अलग कोलाइडल घोल का रंग अलग अलग। डिफरेंट कोलाइडल घोल का रंग डिफरेंट होते हैं। देखते हैं, ब्लड जो होता है वो रेड होता, दूध जो होता है वो व्हाइट होता। यानी अलग अलग कोलाइडल घोल का रंग अलग अलग होता है। तो अलग अलग कोलाइडल घोल का रंग अलग अलग होता। तो ये मेन निर्भर करता है किसी भी कोलाइडल घोल का रंग क्या होगा। ये निर्भर करता है। याद कीजिए, पिछले क्लास में आप पढ़े टिंडल प्रभाव। क्या पढ़े थे टिंडल प्रभाव। तो इसमें जो डीपी के कण है, उस डीपी के कण पर जब प्रकाश का किरण पड़ता था, तो प्रकाश का किरण क्या होता था, प्रकीर्णित हो जाता था इस तरह से। तो प्रकाश का किरण प्रकीर्णित होता था,
तो इस प्रकिरणित किरण के तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ क्या है, इसी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर है। आप पहले भी जानते होंगे किसी भी घोल का रंग निर्भर करता है इस प्रकिरणित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। तो अगर कहें किसी भी कॉलाइडल घोल का रंग निर्भर करता है तो हम लोग कहेंगे उसमें उपस्थित डीपी के कण के द्वारा प्रकिरणित प्रकाश के किरण के तरंग दैर्घ्य निर्भर करता है। और ये जो तरंग दैर्घ्य निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कण के साइज पर और कण के प्रकृति। वो जो डीपी का कण है, आपको याद होगा कहते हैं डीपी, जिसको घुल्ल कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। उस कण का जो साइज होता है उस पे और उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो यही है कॉलाइडल घोल का रंग। तो लिखिएगा अलग अलग CS का रंग अलग अलग होता है। अलग अलग CS का रंग अलग होता है। CO color of different CS is different. Color of different CS is different. तो अलग अलग CS का रंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट लिखें, लिखिए CS का रंग उसमें उपस्थित डीपी के कण के द्वारा, CS का रंग उसमें उपस्थित डीपी के कण के द्वारा प्रकिरणित CS का रंग उसमें उपस्थित डीपी के कण के द्वारा प्रकिरणित प्रकाश के किरण के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कलर ऑफ CS depends on the wavelength. Color of CS depends on the wavelength of scattered. Color of CS depends on the wavelength of scattered. Color of CS depend on the wavelength of scattered ray of light by the
by the dp particles। तो dp पार्टिकल के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, वेवलेंथ पर ये निर्भर करे। और फिर बताए वेवलेंथ किस पर निर्भर करे? तो वेवलेंथ निर्भर करेगा कण के व्यास पर और कण के प्रकृति पर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य dp के कण की व्यास और कण के प्रकृति पर निर्भर करता। वेवलेंथ ऑफ scattered light depends on the size of dp particle and nature of dp पार्टिकल। तो इस तरह से देखिए कलर की बात हम कर दी। कलर कॉलॉइडल घोल का जो रंग होता वो कैसे कैसे होता, कैसे निर्भर करता, तो इन सभी बात पर हम लोग चर्चा। तो ये था आपका कॉलॉइडल घोल का रंग। तीसरा नंबर में हम लोग सीखे। पिछले क्लास में 2 पॉइंट आप सीख लिए थे, ये तीसरा पॉइंट की बात हम लोग किए। कॉलॉइडल घोल के रंग पर चर्चा की। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 लिखिएगा सभी बच्चे। नंबर 4 आते हैं। तो नंबर 4 लिखिएगा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति ये पुनः देखिएगा काफी हाईलाइटेड होता है, यहाँ से प्रश्न पूछते रहता है। ब्राउनी गति देखिए, ब्राउनी गति को देखते क्या है ये ब्राउनी गति। तो इस ब्राउनी गति तो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब आइए, ये इतनी बात तो लग रहा देखिए नाम से कि एक प्रकार का गति है। ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है बार बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इतनी बात आप कह सकते हैं ये कुछ नहीं बल्कि एक गति है। सीख लेंगे किसका गति है तो फिर काम हो जाए। फिर कहिए ये ब्राउनियन, ये नाम है, ये ब्राउनियन साहब ही इसके बारे में बतलाए थे।
ब्राउनियन के द्वारा इसका कंसेप्ट दिया गया और ये एक प्रकार का यांत्रिक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अगर कहे ब्राउनियन गति कैसा गति है तो कहते हैं यांत्रिक गति है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो और ये केवल कॉलाइडल घोल में होता है। ऑब्जेक्टिव मिल जाए अगर आपको कि बताइए टिंडल इफेक्ट कौन घोल में होता है, तो न तो ट्रू सॉल्यूशन में होता है, न तो सस्पेंशन में होता है, केवल कॉलाइडल घोल। उसी तरह ये ब्राउनी गति भी केवल कॉलाइडल घोल की प्रॉपर्टी है। ये केवल कॉलाइडल घोल में होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं ब्राउनी गति। लिखिए इसका कंसेप्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। इंग्लिश में भी लिख ली, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट लिखो, यह एक प्रकार का यांत्रिक गुण है। इंग्लिश में भी लिखी, इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो यह यांत्रिक गुण है, इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यह गति केवल CS में होता। दिस movement takes place only in CS। ये जो मूवमेंट है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट केवल CS में। बहुत बात तो लिख दी, लेकिन ये कहे ही नहीं ये है क्या। ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है, ब्राउनियन गति जो ये है क्या। तो चलिए अब इसी पे हम लोग चलते हैं कि ये है क्या। ब्राउनियन मूवमेंट जो है, ब्राउनी गति जो है, ये क्या है। तो इतनी बात तो सीखे कि ये कॉलाइडल घोल में हो। अब देखिए है क्या। अब देखो कोई भी कॉलाइडल घोल आप लेंगे, ये मान लीजिए आपका कॉलाइडल घोल है। तो ये कॉलाइडल घोल है, तो पते है ये जो कॉलाइडल घोल है इसमें डीपी के कण होते। ये डीपी का कण है, और ये जो डीपी का कण है ये कॉलाइडल घोल में अस्थिर नहीं रहता। ये जिग-जैग पाथ पर, टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करते रहता है। टेढ़े मेढ़े पाथ पर ये गमन करते रहता, चलते रहता। जैसे देखिए ये कण है, इस इधर की ओर आगे, कभी ये इधर की ओर आगे, कभी ये इधर की ओर आगे, कभी इधर की ओर आगे। इस तरह से
जिगजैग पाथ पर गमन करते रहते। किसी भी कॉलाइडल घोल में डीपी के जो कण होते हैं वो घोल में टेढ़े मेढ़े पथ पर गतिशील होते हैं, और यही जो टेढ़े मेढ़े पथ पर गतिशील है कण, इस ई को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसीलिए इसको कहते हैं ब्राउनियन गति। तो यही है ब्राउनियन गति, बहुत आसान सी बात है। तो चलिए लिख लेंगे अब। लिखिए CS में उपस्थित DP के, CS में उपस्थित DP के कण के टेढ़े मेढ़े पथ पर, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करने की घटना को ब्राउनी गति कहते हैं। बस छोटी सी बात है, यही है ब्राउनी गति। CS में उपस्थित डीपी के कण के टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करने की घटना को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो देखो, मूवमेंट ऑफ DP particles of movement of DP particles of CS, movement of DP particles of CS on zigzag path। तो मोमेंट ऑफ DP particles of CS on zigzag path is called Brownian मूवमेंट। तो इसी को ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनी गति है, ये निर्भर करता है, ये जो कॉलाइडल घोल है, कॉलाइडल घोल में ये कण का साइज कैसा है। अब सोचिए, कण का साइज बड़ा होगा मतलब वो भारी होगा तो उसमें गति कम होगा, कण का साइज छोटा होगा तो वो हल्का होगा, उसमें गति अधिक होगा। इसीलिए इस कण के डीपी के कण के साइज पर निर्भर है, और उसके बाद जी घोल के श्यानता पर निर्भर है। अब कहिएगा सर ये श्यानता क्या होता है? आपको तो बहुत बार हम सुना है, श्यानता का मतलब तो गाढ़ापन। आप सोच सकते हैं कि अगर गाढ़ा होगा तो गति कम होगा। गाढ़ा, जैसे आप देखते हैं पानी पतला होता है, उसमें एक किसी पत्थर के टुकड़े को आप गिरा दीजिए, उसमें मूवमेंट आसानी से हो जाए। लेकिन वही हनी लीजिए, मधु, देखते हैं कितना गाढ़ा होता है, उसमें आपको चलने के लिए कहे तो आप परेशान हो जाए। पानी में थोड़ा चल भी लेते, लेकिन मधु में चलना कठिन हो जाता। इसीलिए पानी की तुलना में मधु का जो श्यानता होता है वो अधिक होता है, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस। तो वास्तव में ये जो ब्राउनी गति होता है ये निर्भर करता है
डीपी के कण के आकार पर और घोल के श्यानता पर। तो लिखेंगे नेक्स्ट, लिखिए यह गति डीपी के कण की आकार और यह गति डीपी के कण के आकार और घोल के श्यानता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। दिस मूवमेंट depends on the size of dp. This movement depends on the size of dp particles and viscosity of solution. तो सॉल्यूशन के श्यानता पर निर्भर करता और कण के आकार पर निर्भर करता। तो ये था ब्राउनी गति, जो केवल CS में होता है, ये आपके TS और SS में नहीं होता। तो ब्राउनी गति इज पॉसिबल ओनली इन कॉलाइडल। टिंडल प्रभाव भी कॉलाइडल घोल में ही होता। तो ये था आपका ब्राउनियन गति। लिखिए सभी बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 लिखिए, 5 नंबर दे दीजिए। लिखिए CS का आवेश CS का आवेश चार्ज ऑन CS CS का आवेश कहते चार्ज ऑन CS। आइए चार्ज ऑन CS कहते CS का आवेश। तो देखिए ये CS का आवेश ये क्या है, तो चार्ज ऑन कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो जानिए जितना भी कॉलाइडल घोल होता है सभी कॉलाइडल घोल आवेशित होता है। और आप तो जानते होंगे आवेश 2 तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तब तो आप कहिएगा सर कॉलाइडल घोल पे कौन आवेश होता है, तो जानिए मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। कॉलाइडल घोल पे पॉजिटिव आवेश भी हो सकता है, निगेटिव आवेश भी हो सकता है। और यह निर्भर करता है इस बात पर कि उसका जो डीपी का कण है उस पर कौन आवेश है। अगर डीपी के कण पर ऋण आवेश होगा तो कॉलाइडल घोल ऋण आवेशित होगा, और डीपी के कण पर धन आवेश होगा तो कॉलाइडल घोल धन आवेशित होगा। इस तरह से देखिए कॉलाइडल घोल पर आवेश होता है आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन निश्चित रूप से होता है।
या तो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। तो लिखिए सभी CS आवेशित होता है। CS पर धन या ऋण आवेश होता है। CS is always charged. It is either negatively or positively charged। तो ये या तो निगेटिवली होते या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इतनी बात सीखें, या तो ऋण आवेशित होगा या धन आवेशित होगा। ये दो तरह के चार्ज हो सकते हैं। ये नेक्स्ट लिखिए, यदि डीपी के कान पर ऋण आवेश रहता है तो CS ऋण आवेशित होता है। लेकिन यदि धन आवेश रहता है तो CS धन आवेशित होता है। तो इस तरह से ये निर्भर करता है। डीपी के कान पर ऋण आवेश रहता है तो CS ऋण आवेशित होता है। लेकिन to धन आवेश रहता है तो CS धन आवेशित होता है। तो if DP is negatively charged, then CS is negatively charged. But if particle of DP is positively charged, then CS is positively charged। इस तरह से चार्ज पर निर्भर करता है कि डीपी पर कौन आवेश। अगर डीपी ऋण आवेशित होगा तो CS ऋण आवेशित हो, डीपी धन आवेशित होगा तो CS धन आवेशित हो। लेकिन इतना निश्चित है कि कॉलाइडल घोल जो होते हैं वो आवेशित होते, या तो ऋण आवेशित या धन आवेशित। तो सभी बच्चे समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, अपना नोट्स बुक तैयार करते चलेंगे। एक बार मोबाइल से पढ़िए, बाकी नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं हो। इस तरह से देखिए हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी डील किए कॉलाइडल घोल के 5 प्रॉपर्टी को।
हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलाइडल घोल का प्रॉपर्टीज, और अभी तक 5 प्रॉपर्टी चर्चा की। अब आगे बढ़ जाइए। तो आगे लिखिएगा, नंबर 6 में लिखिएगा। तो अगला नंबर बढ़ते हैं, नंबर 6 में आ जाइए, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, ये भी बहुत हाईलाइटेड बात। वैद्युत कण संचलन, देखिए ये वैद्युत कण संचलन क्या, तो इस पर आइए। वैद्युत कण संचलन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन, इंग्लिश हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखिए वैद्युत कण संचलन, जिसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी सभी बच्चे सीखे कि कॉलाइडल घोल का जो डीपी का कण होता वो आवेशित, या तो ऋण आवेशित या धन आवेशित, लेकिन आवेश होता है डीपी के कण। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में 2 तार डुबाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए। एक तार डुबाए, मान लीजिए ये एनोड है और ये आपके कैथोड है, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। तो सोचिए इस पे आपका माइनस आवेश, प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है, और इसमें आप कॉलाइडल घोल को रख दीजिए। रखिए कॉलाइडल घोल को। अब क्या भी सीखे, तुरंत हम लोग सीखे कि कॉलाइडल घोल जो होता है उस पर या तो ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है। अब जरा विचार कीजिए, अगर इस पे धन आवेश होगा, तब जानते होंगे माइनस और प्लस के बीच आकर्षण होता है। तो माइनस और प्लस के बीच आकर्षण होता है, तो सोचिए कि इस पे तो आपका जो कैथोड है उस पे माइनस है, और माइनस है तो वो क्या करेगा जी, प्लस को अपनी ओर खींचने लगेगा। मतलब ये कण गतिशील हो जाएगा, डीपी का कण। और अगर माइनस हुआ तो देखिए क्या होगा, वो प्लस की ओर गतिशील हो जाए। इस तरह से देखिए कैथोड और एनोड की उपस्थिति में, या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ये जो CS में डीपी के कण गतिशील हो जाते हैं, तो इसी क्रिया का नाम है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सीखे हम लोग क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब किसी भी कॉलाइडल घोल में कैथोड और एनोड लगाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो उसमें जो डीपी के आवेशित कण है वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है।
तो इसी घटना का नाम है वैद्युत कण संचलन। इसी को कहते हैं कि ये हो रहा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे समझ गए हम क्या किए, कैथोड एनोड लगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो उसमें जो डीपी के कण है वो निश्चित रूप से आकर्षित होगा विपरीत आवेश के द्वारा। तो प्लस वाला माइनस की ओर जाने, माइनस वाला प्लस की ओर जाने। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। तब देखिए आप कह सकते हैं यह एक क्रिया है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि CS का कण आवेशित होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाए आपको कि बताइए निम्न में से कौन है जिससे यह पता चलता है कि CS का कण आवेशित होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। तो चलिए सभी बच्चे निश्चित रूप से समझ गए होंगे और पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी। तो लिखते हैं सभी बच्चे, पहले हिंदी वाले लिखिए फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे। तो लिखिए जब CS में कैथोड एवं एनोड, जब CS में कैथोड एवं एनोड लगाया जाता है या CS को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित डीपी का आवेशित कण विपरीत आवेश वाले ध्रुव की ओर गति करने लगता है तो इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इसी को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। इंग्लिश वाले भी लिखिए इफ कैथोड एंड एनोड आर placed in CS और CS is placed in electric field, then CS is placed in electric field, then charged particles of dp move
towards opposite pole, then this process is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही देखिए वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो बहुत सीधी सी बात है कि विपरीत आवेश की ओर तो गति करेगा ही, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। उसके बाद क्या बता रहे थे, इसके द्वारा यह पता चलेगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन के डीपी का जो कण होता है वो आवेशित होता है। चूंकि आवेश नहीं होगा तो गति नहीं करेगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट एरो, लिखिए इसकी सहायता से यह ज्ञात होता है कि CS का कण आवेशित होता है। तो इसकी सहायता से यह ज्ञात होता है कि CS का जो कण होता है वो क्या होता है, आवेशित होता है। तो इसकी सहायता से यह ज्ञात होता है कि CS का कण जो होता है आवेशित होता है। विद द हेल्प of this process, it is clear that particles of dp of CS are charged। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे। तो ये था वैद्युत कण संचलन। तो ये देखें वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना देखें वैद्युत कण संचलन, तो जानिए ये नो तो ट्रू सॉल्यूशन नो सस्पेंशन, यह प्रॉपर्टी यह घटना भी केवल कोलाइडल गोल में होता, दूसरे जगह नहीं होता। तो लिखेंगे क्या कि ये जो घटना है केवल कोलाइडल घोल में होता है। तो लिखेंगे यह घटना भी केवल CS में होता है। यह घटना भी केवल CS में। दिस प्रोसेस is possible in CS। तो ये जो क्रिया है ये केवल CS में होगा, TS और SS में नहीं होगा। तो ये था आपके वैद्युत कण संचलन, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस देखे इसकी सहायता से क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डीपी के कण हैं वो
आवेशित होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 7 लिखें। पता है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के गुण। तो आगे बढ़िए, अगला नंबर लिखना है, नंबर 7 होगा। तो नंबर 7 में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो लिखेंगे सभी बच्चे नंबर 7 दे दी और लिखिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते पारा से इलेक्ट्रो, तो वैद्युतीय परासरण। तो देखिए यही इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वैद्युतीय परासरण। तो आइए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मतलब वैद्युतीय परासरण। तब आइए क्या है ये वैद्युतीय परासरण, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं वैद्युतीय परासरण। अब देखिए ये है क्या। अब देखिए अभी बता रहे थे वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बता रहे थे कि अगर ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, ये मान लो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है 2 पोल रहता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, तो मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये निगेटिव है। इस तरह से देखिए 2 पोल है, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। और इसमें क्या किए थे, कोलाइडल घोल को रखे थे। ये कोलाइडल घोल आप रखे, ये क्या है, तो ये है आपका कोलाइडल घोल सॉल्यूशन। और कोलाइडल घोल को रखे थे तो क्या हुआ था, वैद्युत कण संचलन की घटना हुई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वैद्युत कण संचलन में क्या हुआ था, अगर ये निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की ओर जाने लगे, पॉजिटिव की ओर जाने लगेगा, और ये जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव की ओर जाने। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचलन की क्रिया होने लगेगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना होने लगेगी। लेकिन आपको करना क्या है कि ये जो डीपी के कण हैं इसको किसी तरह से अस्थिर कर देना। अब सोचिए, ये डीपी के कण जो है ये गति करना चाहेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, आकर्षण के कारण, क्योंकि माइनस को प्लस खींचेगा, प्लस को माइनस खींचेगा, वो गति करना चाहेगा। लेकिन आप क्या किए हैं, तो उसको किसी तरह से इस डीपी के कण को आपको अस्थिर बना देना है। और देखिएगा जब डीपी के कण को आप अस्थिर कर देंगे तो डीएम में गति उत्पन्न हो जाए। परिक्षेपण माध्यम जो है, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम, वो गति करने लगेगा। क्योंकि पता है कोलाइडल घोल है, इसमें 2 चीज रहता है, डीपी रहता है और डीएम रहता है। तो ये घुल जो होते हैं ये घोलक होते हैं, इसको आपको अस्थिर बना देना है।
और इसको अस्थिर बना दीजिएगा तो इसमें स्वतः गति उत्पन्न हो जाती है। और जब स्वतः इसमें गति उत्पन्न हो जाएगा तो इसी को कहते हैं जी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यही इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो बहुत आसानी से सभी बच्चे समझ सकते कि कॉलॉइडल घोल को जब वैद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे और उसमें उपस्थित डीपी के कण को किसी तरह स्थिर कर देंगे तो डीएम गतिशील हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण। तो यही देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो चलिए अब बढ़ जाइए आगे, लिखेंगे सभी बच्चे। लिखिए जब CS को वैद्युतीय क्षेत्र में रखकर, जब CS को वैद्युतीय क्षेत्र में रखकर, CS को वैद्युतीय क्षेत्र में रखकर उसमें उपस्थित डीपी के कण को किसी प्रकार अस्थिर कर देते हैं तो डीएम में गति उत्पन्न हो जाता है। तो इसे वैद्युतीय परासरण कहते हैं। तो इसी को विद्युतीय परासरण कहते हैं। इफ पार्टिकल ऑफ डीपी, if particle of dp is made in rest in electric field, if particle of dp is made in rest in electric field, then motion is produced. Then motion is produced in dm. Motion is produced in dm. Then this process is known as इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इसी को वैद्युतीय परासरण कहते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात हम लोग किए वैद्युतीय परासरण के बारे में। ये था वैद्युतीय परासरण, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसके गुण को देख रहे हैं। अभी तक 7 प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 8 लिखिए। ऐसे इसके बारे में हम पीछे भी थोड़ा चर्चा किए थे, तो ये लिखिए पुनः स्कंदन। स्कंदन या अवक्षेपण। तो स्कंदन या अवक्षेपण कहते कोएगुलेशन। कोएगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। कोएगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। स्कंदन या अवक्षेपण। तब देखिए ये क्या होता, ऐसे याद होगा आपको, बोले थे किसी तरह से उसमें उपस्थित डीपी के कण को नीचे बैठा लेते हैं। तो नीचे बैठा लेते हैं किसी तरह से, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कंदन। और जो नीचे बैठता है उसको अवक्षेपण। ये कॉलाइडल सॉल्यूशन, ये कॉलाइडल सॉल्यूशन याद कीजिए, इसमें बाहर से मिलाए थे कुछ और बाहर से कुछ मिलाएंगे कि डीपी का कण नीचे बैठ जाए। इस तरह से ये डीपी का कण नीचे बैठ गया और डीपी का कण जो इस तरह से नीचे बैठ गया, याद कीजिए, इसको हम अवक्षेप कहते, इंग्लिश में कहते पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो यही जो क्रिया है, यही आपका है अवक्षेपण, स्कंदन, कोएगुलेशन। तो इसी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते, चूंकि ये पहले से भी आपको पता है। तो स्कंदन, तो लिखिएगा किसी भी CS में किसी बाहरी पदार्थ को मिलाकर जब डीपी के कण को नीचे बैठा लिया जाता है, तो इसे स्कंदन कहते हैं। इसी को स्कंदन कहते हैं। लिखे इफ particles of DT is settled down. If particles of DP is settled down with the help of any external material, then this process is known as कोएगुलेशन। इसी को कोएगुलेशन कहते हैं। नीचे बैठे हुए पदार्थ को
अवक्षेप कहते हैं। जो नीचे पदार्थ बैठता है उसको अवक्षेप कहते हैं। मटेरियल settling down is termed as precipitate। मटेरियल जो नीचे बैठता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। लिखिए सभी बच्चे। इस तरह से आप स्कंदन की क्रिया भी सीख गए। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज पर आज हम चर्चा किए हैं। देखते हैं करते जा रहे हैं आपका काम, लेकिन जिस रफ्तार से हमारा काम हो रहा आप लोग उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। हम वीडियो लोड कर देते हैं लेकिन आप लोग उसका उपयोग देखते नहीं कर पाते। तो प्रयास कीजिए डेली का काम डेली करें, और डेली का काम डेली करेंगे तब जाके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। छोड़ दीजिएगा कि वीडियो है ये है किसी रोज़ पढ़ लेंगे, फिर तब तो डेली हमारा काम हम काम करते रहेंगे लेकिन आपका काम रुका हुआ है। इसीलिए उसको कीजिए, जल्दी जल्दी करते चलिए। तो नेक्स्ट एरो देके लिख स्कंदन निम्न प्रकार से संभव होता है। तो स्कंदन निम्न प्रकार से संभव। अब आइए स्कंदन कैसे होगा स्कंदन। तो स्कंदन निम्न प्रकार से होता है। कोएगुलेशन इज पॉसिबल इन फॉलोइंग वेज। देखिए कैसे हो। तो एक तो है एक जो आप करते हैं वैद्युत अपघटय को मिला, जो पीछे भी हम चर्चा किए थे, थोड़ा नींबू मिला दीजिए। कोई भी कोलाइडल घोल है उसमें वैद्युत अपघटय, आपको बोले थे वैद्युत अपघटय, पीछे हम लिख चुके हैं फिर से बात बेसिक क्लास में, इसीलिए हम डाले थे वैद्युत अपघटय को, जिसको द्रवित करते या जल में घुलाते आयन में टूट जाता, उसी का तो वैद्युत अपघटय। तो वैद्युत अपघटय को मिला, तो एक होगा वैद्युत अपघटय को मिला बाय मिक्सिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी वैद्युत अपघटय को मिला। ये करेंगे तो स्कंदन की क्रिया होगी। दूसरा कहते हैं विपरीत आवेश वाले CS को मिला। जैसे एक कोलाइडल घोल आपके पास है, इस कोलाइडल घोल पर निगेटिव आवेश है, तो आपको इसमें दूसरा कोलाइडल घोल मिलाना है जिस पर कौन आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश। तो विपरीत आवेश वाले CS को मिलाइए
स्कंदन की क्रिया होगी। तो नंबर 2 लिखिए, विपरीत आवेश वाले CS को मिला बाय मिक्सिंग oppositely charged CS, by mixing oppositely charged CS। तो विपरीत आवेश वाले CS को मिला। तो पहला क्या बता, विद्युत अपघटय को मिलाइएगा तब ये कम हो। दूसरा बता, विपरीत आवेश वाले CS को मिलाइएगा तब ये कम हो। और तीसरा कहते हैं क्वथन के द्वारा, बाय बॉइलिंग। तो क्वथन करने, इंग्लिश में कहते हैं बाय बॉइलिंग। तो बॉयल कीजिएगा तब ये स्कंदन की क्रिया, बॉयल करने पर। और लास्ट लिखिए, ये कभी पढ़े थे थोड़ा देर पर, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। तो वैद्युत कण संचलन के द्वारा, मतलब बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह से देखिए, ये जो स्कंदन या अवक्षेपण कोगुलेशन की क्रिया होती है, ये 4 काम करके आप कर सकते हैं। वैद्युत कण संचलन के द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बॉयल करके कर सकते हैं, विपरीत आवेश वाले CS को मिलाएंगे तब होगा, और किसी वैद्युत अपघटय को मिलाकर होगा। इस तरह से आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कंदन की क्रिया कर सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उससे संबंधित बहुत सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। अब अगले क्लास में हम लोग ये जो प्रॉपर्टी आप देखे, कुल कितना प्रॉपर्टी देखे, 8 प्रॉपर्टी हम लोग देखे। तो इसी 8 प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये जो 8 प्रॉपर्टी की बात हम किए, चर्चा किए, इस प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न होगा। तो आप सभी निश्चित रूप से इसको पढ़िएगा, और इसको पढ़िएगा तो अगले क्लास में जब हम प्रश्न रखेंगे तो फिर आपको सभी बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। इसलिए आज हम टोटल थ्योरी डील कर दिए हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपके NCERT में ही है, उन सभी को लेके हम अगले क्लास में आएंगे, और अगले क्लास में बढ़ेंगे तो फिर देखिएगा फटाफट आपका टावर काम करेगा, सभी बात खूब बढ़िया से आप समझते चलेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से सभी बच्चे को कहेंगे, देखिए चूँकि हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। हिंदी वाले भी फ़ायदा उठा सकते, इंग्लिश वाले भी फ़ायदा उठा सकते, और हिंदी वाले को तो हिंदी भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से ये लाभ आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज दीजिए, ताकि
अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। तो निश्चित रूप से हमको विश्वास आप लोग ये काम करेंगे और निश्चित रूप से सभी बच्चे ध्यान दीजिए, तो फिर आपका काम और बेहतर से बेहतर होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितना बार मन हो उतना बार आप पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल हम धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक को लाते हैं, और आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये क्लास हम नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम क्लास में एक एक करके एक एक पॉइंट को रखते हैं, उसी तरह से आपका काम यहाँ भी करते जा रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और कॉपी में लिखते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, बहुत सारी बात आज बता आपको, और आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। थैंक्स।